वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। आज हम आरआरबी पीओ क्लर्क प्री के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम लेने वाले। जैसे रियल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले। टोटल 10 क्वेश्चन है। ओके, बिना देरी करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक बेस है। विनीत calculate his profit percentage on the selling price, whereas Roshan calculate his profit on cost price. ठीक है, they find that difference of their profit is 275 if the selling price of both of them are same. ठीक है, Vinit get profit 25% and Roshan get profit 15%. देन फाइंड देयर सेलिंग प्राइस। तो उनकी सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे क्या बोला है? उनकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। यहाँ पे विनीत को 25% प्रॉफिट हो रहा है। एक विनीत है, दूसरा यहाँ पे रोशन है। ठीक है, विनीत को यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है एंड रोशन को यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। पर यहाँ पे क्या बोला है? विनीत जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है उसके सेलिंग प्राइस पे। ओके, तो यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/4। ये तो आपको पता ही होगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। और मतलब 4 पे वो 1 का प्रॉफिट कमाता है पर वो सेलिंग प्राइस पे कमाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो नीचे होगा ये होगी सेलिंग प्राइस, ऊपर होगा प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 4x। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? 1। ओके, एंड कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 3x। ठीक है, यहाँ पे हम बस ऐसे लिखते हैं 341 तो भी चलेगा। ठीक है, देन रोशन है, वो 15% प्रॉफिट कमाता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 15/100 मतलब 3/20। और रोशन जो प्रॉफिट कमाता है उसके कॉस्ट प्राइस पे कमाता है, मतलब ये नीचे होगी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी यहाँ पे? 20। ठीक है, सेलिंग प्राइस 23 और प्रॉफिट है यहाँ पे 3 का। ठीक है, और वहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में? उनका दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। ओके, उनकी सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पे 23, यहाँ पे 4 है, मतलब सेम नहीं, यहाँ पे सेम करना होगा। मतलब यहाँ पे इंटू यहाँ पे 23 करेंगे हम और यहाँ पे करेंगे इंटू 4। तो इंटू 23 क्या? यहाँ पे क्या आया? 69, यहाँ पे 92 एंड देन यहाँ पे 23 और यहाँ पे 4 किया तो यहाँ पे 80, 92 और यहाँ पे आया 12। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम हो गई। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम हो गई। वहाँ पे बोला क्या है? उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 275 रुपीज़ है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 23। यहाँ पे कितना है? 12। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 11 यूनिट की वैल्यू क्या है? ये यूनिट में है यहाँ पे। ओके, ये सब रेशो में है। हाँ, ओके, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 275। उनकी प्रॉफिट का डिफरेंस 275। तो उनकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या है? 92 मतलब वॉट। ठीक है, 11 मतलब 275। उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 11 है, वो दिया है 275। तो 92 उनकी सेलिंग प्राइस, 92 मीन्स वॉट? तो 11 1 जा 11 2 जा 22, 5 कैरी 11 5 जा 25। तो 92 इंटू 25 2 जा 50, 5 कैरी 25 9 जा 225 प्लस 5 230। तो ये हो गई उनकी सेलिंग प्राइस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है और ये कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे जो नीचे होगी वो सेलिंग प्राइस होगी, यहाँ पे नीचे होगी जो कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो उनकी सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 2300। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है। और शॉपकीपर गेव एडिशनल 25% कंसेशन ऑन द रिड्यूस प्राइस आफ्टर गिविंग 20% स्टैंडर्ड कंसेशन ऑन एन आर्टिकल। ठीक है, इफ अरुण बॉट आर्टिकल 1200 तो व्हाट वाज ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कुछ तो x होगी। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कुछ तो x होगी। इस पे उसने पहले 20% का कंसेशन दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 20% इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 20% का कंसेशन दिया, मतलब यहाँ पे क्या हो गई? 4/5। ओके, मतलब 4/5, मतलब आर्टिकल में पहले 20% का कंसेशन दिया। ओके, देन एडिशनल जो रिड्यूस प्राइस हो गई उस पर और उसने 25% का कंसेशन दिया। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ओके, तो यहाँ पे हुआ 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 25% का कंसेशन दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ? 1200 जो उसने आर्टिकल परचेज किया, उसमें फाइनली 1200 पे परचेज किया। तो यहाँ पे 4 कट 3 4 जा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई 2000। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, 20-30 सेकंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम में आया तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पटना यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 7 स्टूडेंट लर्निंग साइंस 3 टेक लिटरेचर एज वेल। मतलब पटना यूनिवर्सिटी में 7 स्टूडेंट है वो साइंस पढ़ रहे हैं, और इसमें से जो 3 स्टूडेंट है वो लिटरेचर एज वेल, मतलब तो 3 स्टूडेंट है वो साइंस भी पढ़ते हैं और लिटरेचर भी पढ़ते हैं। मतलब जो 4 स्टूडेंट होंगे वो ओनली साइंस वाले होंगे। सही बात है। टोटल 7 स्टूडेंट है पटना यूनिवर्सिटी में जो साइंस पढ़ते हैं, उसमें से 3 स्टूडेंट है वो लिटरेचर भी पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो 4 स्टूडेंट होंगे बचे हुए वो ओनली यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, इफ 10% ऑफ द स्टूडेंट टेक ओनली साइंस, 10% स्टूडेंट है जो ओनली साइंस यहाँ पे पढ़ते हैं, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन साइंस इज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? 10% स्टूडेंट है जो ओनली साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट चाहिए जो साइंस पढ़ते, मतलब ओनली साइंस नहीं, मतलब टोटल साइंस पढ़ते उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे जो 4 स्टूडेंट है वो ओनली साइंस पढ़ते, हमें पता है ओनली साइंस वाले कितने हैं? 10%। ठीक है, 4 जो ओनली साइंस पढ़ते हैं वो 10% है। तो यहाँ पे बोला है कितने परसेंट स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं। ओके, तो मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है साइंस वाले? 7। तो 7 मीन्स व्हाट? तो ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 70/4, मतलब यहाँ पे 1 जा इतने स्टूडेंट टोटल साइंस पढ़ते हैं 17.5, इसमें ओनली भी आ गए। ओके, और जो साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी आ गए। ठीक है, 17.5 इसका आंसर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे से। सम ऑफ रुपीज 1245 इन्वेस्टेड एट R% सिंपल इंटरेस्ट, ओके, अमाउंट टू 1992 आफ्टर 5 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो उसने वहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? वहाँ पे 1245 ये प्रिंसिपल है, वहाँ पे वो अमाउंट क्या हो गई? अमाउंट मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितनी हुई अमाउंट? 1992। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ होगा? यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 5 साल का इंटरेस्ट।
यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, वहाँ पे आया डिफरेंस 13 एंड 692 प्लस 55, मतलब यहाँ पे 747 इंटरेस्ट मिला 5 साल के लिए। ओके, 747 5 साल के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे हमें बोलना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वहाँ पे। तो इंटरेस्ट कितना मिला है, 747, कितने, 5 साल के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल क्या थी, 1245 इंटू, यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है 5 साल डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे 5 1 जा 2 जा, ओके 5 4 जा 5 2 जा 2 कैरी 5 4 जा 9 जा। ओके, तो यहाँ पे 3 से कट हो रहा है ना, यहाँ पे 3 2 जा 1 कैरी 3 4 जा 9 जा। ठीक है, 3 8 जा 3 3 जा, तो 83 यहाँ पे 83 3 जा हो रहा है, यहाँ पे 83 3 जा 249। तो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे आई, आर मतलब आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 12%। ओके, आपको समझ में आया होगा ये भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क। A and B alone can complete work 45 and 30 days respectively. ओके, दो पर्सन यहाँ पे A and B 45 and 30 days अलोन वो काम करते हैं। ठीक है, दे टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन X डेज। ठीक है, दोनों साथ में X डेज में काम करते हैं। हाउ मच परसेंटेज A हैज़ टू इंक्रीज हिज इफिशियंसी, यानी अपनी इफिशियंसी कितनी इंक्रीज करनी चाहिए सो दैट दे कैन कंप्लीट अ वर्क X बाय 2 डेज। ठीक है, यानी अपनी इफिशियंसी कितनी परसेंट बढ़ानी चाहिए तो वो X बाय 2 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता है कि A एंड B दो पर्सन हैं, वो अलोन अकेले ये 45 डेज में काम करता है A, और B अकेले 30 डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे डेज का एलसीएम होता है टोटल वर्क, और टोटल वर्क किस में होता है, वो होता है यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क होता है डेज का एलसीएम, तो 90 यूनिट ये हमारा टोटल वर्क है। तो 45 डेज में 90 यूनिट ए काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 90 डिवाइड बाय 45, 2 यूनिट काम करेगा ये एक दिन में ए। 30 डेज में 90 यूनिट काम करता है बी, तो एक दिन में कितना करेगा, 90 यूनिट डिवाइड बाय 30 डेज, तो 3 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है बी से, और ए से हो रहा है एक दिन में 2 काम। ठीक है, और ये दोनों मिलके x डेज में पूरा काम करते हैं। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, 2 और 3 5, तो 90 डिवाइड बाय 5 किया हमने, तो यहाँ पे आएगा 90 डिवाइड बाय 5 किया हमने, यहाँ पे आएगा 18, मतलब दोनों मिलके काम करेंगे तो 18 दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, वो x डेज में टुगेदर काम कंप्लीट करते हैं, मतलब 18 इक्वल टू x। ठीक है, 18 इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे बोला है कि दोनों को x बाय 2 डेज में काम करना है, मतलब 9 डेज में दोनों को काम कंप्लीट करना है। तो इसके लिए a को अपनी इफिशियंसी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ये बोला है उन्होंने। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे 9 डेज में B कितना काम करता है, 9 इंटू 3 यूनिट एक दिन में B काम करता है, तो 9 डेज में कितना करेगा, 27 यूनिट काम करेगा। ओके, B 9 डेज में 27 यूनिट काम करेगा। तो रिमेनिंग काम जो रहा वो कौन करेगा, A करेगा। ठीक है, रिमेनिंग कितना काम, टोटल 90 यूनिट वर्क है, 27 यूनिट वर्क किया B ने, तो रिमेनिंग 63 वर्क जो A को करना है वो भी 9 डेज में करना है, दोनों 9 डेज में काम कंप्लीट करना है। वहाँ पे x बाय 2 डेज में बोला था ना, x की वैल्यू 18 डेज है, डिवाइड बाय 2 किया 9 डेज, 9 डेज में दोनों को काम करना है। 9 डेज में A 27 काम करेगा, और जो 63 वर्क है वो भी A को 9 डेज में करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 9 किया मैंने, तो यहाँ पे
7 यूनिट पर डेज ए को काम करना पड़ेगा, ठीक है, 7 यूनिट पर डे ए को काम करना पड़ेगा। ए अभी कितना काम कर रहा है पर डे में? पर डे में 2 यूनिट पर डे ए काम कर रहा है, तो इफिशिएंसी कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 2 के ऊपर उसको 5 से इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 250%, इतनी परसेंट उसको इफिशिएंसी ए को बढ़ानी होगी। तो ये 9 डेज में दोनों मिलके काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेस बेस। एज ऑफ मनी इज 80% ऑफ एज ऑफ रूपम, ठीक है। एज ऑफ हनी इज 6 ईयर मोर देन मनी, ठीक है। एज ऑफ मनी इज 80% ऑफ एज ऑफ रूपम एंड एज ऑफ हनी 6 ईयर मोर देन मनी, ठीक है। इफ सम ऑफ द एजेस ऑफ मनी रूपम हनी दिस द फाइंड एज ऑफ हनी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 20 से 30 सेकेंड में एग्जाम में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मनी है, रूपम है एंड हनी है, ठीक है। मनी का एज 80% है रूपम की, अगर रूपम का होगा 100 तो मनी का क्या होगा 80, मतलब यहाँ पे 4:5 इस रेशो में मनी एंड रूपम का एज है, और हनी का 6 साल ज़्यादा एज है मनी से, तो हनी का एज कितना होगा 4x + 6, और इस सब की सम यहाँ पे दी है 110, सबकी सम कितनी है 9 और 13, 13x + 6 = 110 ईयर्स। तो यहाँ पे 13x मतलब कितना आया 104, तो x = यहाँ पे 13 8 = 104, तो x की वैल्यू यहाँ पे आई 8। तो हमें क्या निकलना है, हनी का एज, हनी का एज क्या है 4x + 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट की 8, 4 = 32, 32 + 6 38 ईयर एज ये हनी का, ठीक है। चलो ओके, हनी का एज यहाँ पे 38 ईयर एज है। Cost price of 32 oranges is 80. Cost price of 32 oranges is 80. If it is sold at 20% profit, then how many oranges will be sold for ₹72? ठीक है, तो यहाँ पे 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है 32 ऑरेंज का, ठीक है। 80 रुपीज़ ये कॉस्ट प्राइस है 32 ऑरेंज का, ठीक है। तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट के साथ सोल्ड किया, तो हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी सोल्ड फॉर ₹72? 72 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस सोल्ड किए होंगे ये पूछ रहे। तो यहाँ पे देखो 80 रुपीज़ में 32 मतलब एक की कॉस्ट क्या है 80 / 32, एक की कॉस्ट आई, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 20%, 20% मतलब यहाँ पे 120/100 होगा ना, मतलब यहाँ पे होगा 6/5, तो यहाँ पे 16 2 = 16 5 = 5 5 कट 3 ज़ा, तो यहाँ पे 3 रुपीज़ में एक वहाँ पे ऑरेंज से सोल्ड हुआ, तो यहाँ पे 72 रुपीज़ में कितने ऑरेंज सोल्ड हुए, तो 72 / 3, तो 24 ऑरेंज ये 72 रुपीज़ में सोल्ड हुए, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे 80 / 32 किया हमने, 80 रुपीज़ में 32 ऑरेंज मिलते हैं, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे हमें एक की कॉस्ट प्राइस मिली और वो 20% प्रॉफिट से सोल्ड किया, तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट की सोल्ड किया, तो यहाँ पे 3 रुपीज़ एक की यहाँ पे सेलिंग प्राइस आई, तो एक 3 रुपीज़ में सेल हो रहा है, तो 72 कितने में होंगे 72 / 3,
72 रुपीज़ में कितने सोल्ड हो गए, 72 डिवाइड बाई 3 तो 24 ऑरेंजेस, ये 24 ऑरेंजेस ये 72 रुपीज़ में सोल्ड हो गए। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए बाद में कि कैसा आपको सेशन लगा पूरा। और ये क्वेश्चन है, ये पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, बाद में सॉल्यूशन देखिए तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क टॉपिक बेस। 45 men आर हायर टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 days। 45 यहाँ पे मेन हायर किए गए, 40 days में उनको काम करने को बोला है। ठीक है, वहाँ पे उनको बोला है कि 40 days में आप काम करो। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 30 days they realized that only 60% ऑफ वर्क इज completed। ठीक है, उन्हें काम स्टार्ट किया बट 30 days बाद उनको रियलाइज हुआ कि ओनली 60% काम कंप्लीट हुआ है वहाँ पे। तो हाउ मेनी मोर मेन आर रिक्वायर्ड टू हायर सो एज टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। तो और कितने मेन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम वो टाइम पे कंप्लीट करेंगे। टाइम पे मतलब 40 days में वो पूरा काम कंप्लीट होगा, और कितने मेन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 45 मेंस ने कितने दिन काम किया, 30 days काम किया। टोटल वर्क यहाँ पे 100% मैंने कंसिडर किया। ओके, तो 60% मतलब 60 काम हुआ। 45 मेन ने 30 days में यहाँ पे डिवाइड बाय यहाँ पे वर्क होता है, 60 काम किया। ठीक है, नीचे यहाँ पे वर्क, ये मेन है, ये यहाँ पे डे। ठीक है, 45 में ने 30 days में 60 काम किया, तो टोटल कितने मेन लगेंगे 10 days में 40 काम करने में। ठीक है, 10 days में 40 काम करने में। देखो 45 में ने 30 days में 60 काम किया, तो अब 40 days में पूरा काम कंप्लीट करना है। 30 days यहाँ पे हो चुके हैं, 10 days बाकी है, तो कितने मेन लगेंगे कि बाकी 40 काम ये 10 days में हो जाए। ठीक है, तो 45 मेन यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, देन यहाँ पे 0 0 कट, 1 जा 2 जा, तो यहाँ पे आया x इक्वल टू 90 मेन। ठीक है, उसमें से 45 मेन ऑलरेडी हमारे पास थे, सही है ना, ये 45 थे ना हमारे पास, और एडिशनली कितने लगेंगे, और एडिशनली लगेंगे 45। आपको ये समझ में आया होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 90 आई। ठीक है, कितने मेन लगेंगे, 45 तो ऑलरेडी हमारे पास थे ना, तो ऊपर के और एडिशनली 45 मेन लगेंगे, तो वो काम 10 days में 40 काम कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप टॉपिक बेस है। ABC टुगेदर स्टार्टेड बिजनेस। ABC इन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया। A इन्वेस्टेड 3/7 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, A ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे 3/7 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, और B एंड C इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बी एंड सी की इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ठीक है, बी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। इफ टोटल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, ए रिसीव 960 प्रॉफिट, देम फाइंड टोटल प्रॉफिट अर्न। तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया है तीनों ने, तो यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे 3 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए ने 3/7 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब हम यहाँ पे 70 का कंसिडर कर सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों की।
टोटल इन्वेस्टमेंट 70 कर सकते हैं, क्योंकि 3/7 है, 7 से वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 70 को, इसलिए मैं 70 लिए 70 कर सकते हैं। ओके, तो 3/7 इसके निकाले तो ए ने कितना किया 30, ए की इन्वेस्टमेंट है 30। वैसे बी एंड सी के इक्वल है, 30 ए ने किए, रिमेनिंग कितने बचे 40 में से 20 बी ने की, 20 सी ने की इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे टाइम तो सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे टाइम तो सेम ही है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यही उनका प्रॉफिट का रेशो होगा 3:2:2। तो हमें यहाँ पे पता है ए ने कितना प्रॉफिट किया, रिसीव 3 मीन्स 960, 3 मीन्स 960, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 7, सॉरी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ही रेशो है। यहाँ पे टाइम इक्वल है, टाइम सबका इक्वल ही है, यहाँ पे इंटू वन वो कट हो जाएंगे, ये यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो है। 3 मीन्स 960, तो टोटल प्रॉफिट 7 मीन्स वॉट, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा 2 जा, तो यहाँ पे हुआ यहाँ पे 0 14 एंड यहाँ पे 22, तो 2240 ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। ओके, एबीसी तीनों को, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ विशाल 2018 वॉज 5:3। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, किसका, विशाल का, 2018 का 5:3 यहाँ पे, ठीक है। एंड 2019 इनकम इंक्रीज बाय 10%, expenditure increased by 15%. To find income of Vishal 2018 if he save rupees 820 in 2019। तो यहाँ पे इनकम यहाँ पे है 5, एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी 2। तो यहाँ पे मैं 0 बढ़ा देता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए। तो 2019 में यहाँ पे क्या हुआ, इनकम 10% से बढ़ी, मतलब यहाँ पे इनकम हुई 55, एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ा, 15% इसके निकाले तो मैंने 4.5 होते, मतलब यहाँ पे 34.5 एक्सपेंडिचर हुआ 2019 में। इनकम 10% से बढ़ी, एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ा, तो यहाँ पे सेविंग कितनी है, यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना हुआ 20.5 सेविंग यहाँ पे है 2019 में। तो सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ 0.5। पर यहाँ पे क्या बोला, इंक्रीज दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो 2019 में 820 सेव कर रहा है, मतलब 20.5 मतलब 820, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जो सेविंग 2019 की सेविंग दी है 820, तो यहाँ पे 2018 में उसका विशाल का इनकम कितना होगा, 2018 में ये 50 उसका इनकम था, मतलब 50 मतलब कितना, ओके 20.5 मतलब 820, जो यहाँ पे सेविंग दी है 2019 की 820 है, मतलब 20.5 मतलब 820, तो इनकम 2018 का विशाल का 50 है, वो मतलब कितना, ठीक है। यहाँ पे 0 कट, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5 4 जा 5 1 जा 41 1 जा 41 2 जा 82, तो यहाँ पे 2000 यहाँ पे उसकी इनकम थी 2018 की विशाल की, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको सेशन कैसा लगा। ओके, ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।